आईपा एक बेहतरीन संगठन है जो सरकारी खबरों को चलाता है और जिस तरह के मानता हूँ जनतंत्र में जन आगे होना चाहिए, तंत्र पीछे होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है, तंत्र आगे है, जन पीछे है। तो इसका मुख्य कारण है हमारे देश का जब संविधान निर्माण किया गया तो उसमें जाति को अहमियत दी गई। वर्तमान स्थिति में जैसे अंबेडकर साहब ने काफ़ी लचीला संविधान बनाया था, इस लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव जातिगत जो मुद्दे हैं, जातिगत एक मीडिया को इस पर बहस करनी चाहिए और जाति से आज तक किसका फ़ायदा हुआ ये भी दिखाना चाहिए। जिस तरह आज आरक्षित क्षेत्रों में करोड़पति आदमी को ही टिकट का दावेदार माना जाता है। बिना परिवर्तनशील ही चेतनता का आधार है, परिवर्तनशीलता ही। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में किस बदलाव से एक उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ भारत सेवक समाज के जिलाध्यक्ष जी हैं पारस गुप्ता जी। आज इन्हीं से पूछेंगे क्या बदलाव है, बेहद जरूरी, क्या कहेंगे, आईपा के लिए क्या कहेंगे। आईपा एक बेहतरीन संगठन है जो सरकारी खबरों को चलाता है और मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। गुप्ता जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है धर्म और राजनीति के पीछे लोग वोटिंग करवाते हैं, तो कितना बदलाव होना चाहिए, क्या और ये क्या सही है। जिस तरह के मानता हूँ जनतंत्र में जन आगे होना चाहिए, तंत्र पीछे होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है, तंत्र आगे है, जन पीछे है। तो इसका मुख्य कारण है हमारे देश का जब संविधान निर्माण किया गया तो उसमें जाति को अहमियत दी गई। वर्तमान स्थिति में जैसे अंबेडकर साहब ने काफ़ी लचीला संविधान बनाया था, इस लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव जातिगत जो मुद्दे हैं, जातिगत एक मीडिया को इस पर बहस करनी चाहिए और जाति से आज तक किसका फ़ायदा हुआ ये भी दिखाना चाहिए। जिस तरह आज आरक्षित क्षेत्रों में करोड़पति आदमी को ही टिकट का दावेदार माना जाता है, जैसे अपने हस्तिनापुर में ही है या कहीं भी है, तो ये आरक्षण जो है एक धन्ना सेठ को करोड़पति को अरबपति बनाने की मुहिम का हिस्सा है। इससे जन सरोकार कुछ नहीं है, जातिगत मुद्दे केवल राष्ट्र को कमजोर करने की परिपाटी है और जो आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अच्छा, पिछले 5 साल में आप कितना परिवर्तन देखते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, परिवर्तन तो निश्चित रूप से हुआ है। आज जो है क्राइम काफ़ी कम है जैसे और के मुकाबले देखा जाए, और लेकिन स्थिति ये है आज जो है कुछ कोरोना की वह मार मान लें या कुछ है, व्यापारी वर्ग इस समय बर्बाद हुआ है। जिस तरह ऑनलाइन मार्केटिंग का चलन हुआ है, एफडीआई का विस्तार किया गया है, 100% एफडीआई है। भारत का आम आदमी इस परिस्थिति से निकलना उसके लिए कठिन होता जा रहा है। छोटे छोटे व्यवसाय आज तबाह हो रहे हैं, बड़े व्यवसायिक आज मौज ले रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है आज का युवा जो है नौकरी के लिए भटक रहा है, सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ बदलाव लाना चाहिए। देखिए, नौकरी के लिए भटक रहे, निश्चित रूप से सरकार को नौकरी की बजाय उसके स्वयं रोजगार पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरह वो कमा सके वो नौकरी देने वाला होना चाहिए व्यक्ति, नौकरी लेने वाला नहीं। क्योंकि नौकरी के चक्कर में आदमी बेरोजगारी ही बढ़ाई जा रही है। हर आदमी का लक्ष्य एक ही रहा है कि पढ़ लिख के मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन आज किसी का ध्येय नहीं है पढ़ लिख के मुझे एक व्यापारी बनना है, मुझे 10 लोगों को एडजस्ट करना है, देश को उन्नत बनाना है। शिक्षा की बात करें तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की हालत बदतर है। क्या बदलाव होना चाहिए, आपको लगता है सरकार तक कोई बात पहुंचे और बदलाव आए। देखिए, निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा जनतंत्र राजनीति से प्रेरित रहेगा तब तक शिक्षा में जो है आवश्यक जो बदलाव होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। कारण ये है जो हमें आज तक पढ़ाया गया वो सिर्फ राजनीतिक प्रेरित पढ़ाया गया। जिस तरह एक बात कही जाती है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये सिर्फ अपनी कमियों पर पर्दा डालने का ही प्रयास रहा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। मजबूरी किस चीज़ की थी? जो देश के 2 टुकड़े हुए, देश का अगर विभाजन हुआ है, ये मजबूरी नहीं, ये कमजोरी थी। और आज मैं मानता हूँ देश में सभी राष्ट्र के सपूत हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और यही सभी राष्ट्र के सपूत है, राष्ट्र का पिता कोई नहीं हो सकता।
यह निश्चित रूप से बदलाव आया। आज आदमी खुल के ये बात कह सकता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। अच्छा, अगर चिकित्सा की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में भी लाखों लोगों की जान गई, जबकि बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हमारे पास ये है वो है, गैस सिलेंडर तक हम पे मौजूद नहीं थे। आपको लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, कुछ उन्नति नहीं होनी चाहिए? देखिए, किसी भी देश की चिकित्सा पद्धति जो है उसमें आवश्यक जो है उस देश की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। मान लिया आज जैसे ऑक्सीजन की कमी थी या कुछ है, इसमें आयुर्वेद को ही राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाया जाता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, ये जो है मानता हूँ, इस तरह की जन हानि नहीं होती। और आज भी कभी उसे कीड़े मारने की दवाई दे दी गई, इसे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कहीं किसी चीज़ के एक चीज़ पे टिके नहीं रहे। और जो शुरू से ही जैसे काढ़े दिए जा रहे हैं वे आज भी प्रमाणिक रूप से सही साबित हुए हैं। और ये हमारी चिकित्सा पद्धति आज की नहीं लाखों साल पुरानी है। तो इससे बेहतरी कोई शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति हो ही नहीं सकती। इसी से प्रेरित है आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, सभी कुछ जो है हर्ब से ही बने हैं, केमिकल जितने भी हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या है जो आपको दिखती है जिसका समाधान समय के साथ जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी जो है समस्या यही है, हमारे यहाँ संविधान में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह परिवर्तन जो है राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला होना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, एक बिना परिवर्तनशील ही चेतनता का आधार है परिवर्तनशीलता ही। यदि एक तालाब में अगर पानी भरा रहे तो वो भी सड़ जाता है। इस तरह अगर हम सिर्फ ये कहें बाबा साहब ने ये बना दिया तो यही सब कुछ है, समय के साथ साथ विस्तार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। संविधान में इसलिए लचीला संविधान बनाया गया था, जिसमें जिस तरह समस्याएं हैं उसी तरह उसका समाधान किया जा सके। तो ये थे हमारे साथ पारस गुप्ता जी, जिनका कहना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वर्तमान समय में भी परिवर्तन बेहद जरूरी है। हम यही कहेंगे, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।